नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानियां आपने छिटपुट तरीके से बहुत सुनी होगी, लेकिन बांग्लादेश पर भविष्य में इस तख्ता पलट का प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत और बांग्लादेश के विदेश नीति में क्या परिवर्तन आएंगे और भारत और बांग्लादेश का जो आगे का रणनीति होगा, आगे की भविष्य होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग समग्र रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको पता है, बांग्लादेश में जुलाई 2024 में विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया आरक्षण को हटाने के लिए, और आरक्षण हमारे देश में भी है, इसी प्रकार से वहां पे भी आरक्षण था। और मैं आपको ध्यान दिला दूं, 56% आरक्षण लगभग वहां पे था। 56% हमारे देश में भी इसी के आसपास। अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कितना परसेंट आरक्षण है। इस 56% आरक्षण में 30% आरक्षण केवल उन लोगों को दिया गया था जो 1991 में बांग्लादेश की स्थापना होती है। 1991 में भारत के सहयोग से यह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो देश एशिया महादेश में बने, और उसमें से जो पाकिस्तान था उसका दो लोकेशन था, एक भाग को पश्चिमी पाकिस्तान और एक भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। 1991 में पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और उनके सहयोग से वहां जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने हमारी देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनसे सहयोग मांगना, तो इन्होंने हेल्प किया और एक बांग्लादेश का स्थापना हुआ, नवीन देश का स्थापना हुआ। उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपिता, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, एमके गांधी है, इसी प्रकार से वहां पे राष्ट्रपिता के तौर पे शेख मुजीबुर रहमान को माना गया। और वो उनकी, जैसे यहां पे हमारे देश में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं और लगाई गई, इसी प्रकार से वहां पे लगाई गई। आपको पता है, इस आंदोलन जो जुलाई 2024 में आंदोलन स्टार्ट हुआ था आरक्षण के मुद्दा को लेकर, और एक इतना बृहद और इतना बुरी तरीके से फैला कि जो राष्ट्रपिता हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका प्रभाव भविष्य में नकारात्मक तरीके से पड़ेगा, और जिसको बांग्लादेश के नागरिकों को चुकाना पड़ेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो का मकसद मात्र यही है। आगे हम लोग इस कहानी को बढ़ाते हैं। ये सारे नाम आपने बहुत सुना होगा, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये सारे कैरेक्टर जानना अहम है। अगर हम इसमें बात करें शेख मुजीबुर रहमान, तो ये राष्ट्रपिता हैं। 1991 में इनके सहयोग से बांग्लादेश की स्थापना हुई। आगे हम बात करते हैं शेख हसीना, उनकी बेटी हैं, और ये पूर्व प्रधानमंत्री रही। 5 अगस्त 2024 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस प्रभाव से आप वीडियोस देखे होंगे, यहां पे जो उनके प्रधानमंत्री आवास थे वहां पे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा हुजूम पहुंच गया, और उनको समय दिया गया कि आप 45 मिनट में अपना त्यागपत्र दे दीजिए और आप यहां से चले जाइए। तो वो हमारे देश में चली आई और अभी हमारे देश में ही है। आपको यह भी बता दूं कि जो वहां के विदेश मंत्री हैं तौहीद हुसैन, विदेश मंत्री हैं। अंतरिम सरकार जो अभी गठित हुआ है, आपको यह भी पता होना चाहिए अंतरिम सरकार क्या होती है। जब किसी देश की जो चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाती है या किसी तरीके से वो विघटित हो जाती है, तो थोड़े समय के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है, इसको अंतरिम सरकार बोलते हैं। जब हमारे देश से ब्रिटिश जो अंग्रेज अपने इंग्लैंड चले गए थे, तो हमारे देश में भी अंतरिम सरकार बनाया गया था। इसी प्रकार से हमारे देश में अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे होती रही हैं। जैसे अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की देहांत की बात करें, इंदिरा गांधी के देहांत की बात करें, तो थोड़े समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो यहां पे जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, ये 5 अगस्त को जब त्यागपत्र दे दी तो वहां पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 5 अगस्त को उन्होंने दी और 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। आपको ये बात पता है।
8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और यहां पे जो अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री के तौर पे मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। मोहम्मद यूनुस के बारे में इनको कहा जाता है गरीबों का बैंकर। 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। आपको मैं बता दूं, यह भी बात ध्यान दिलाने वाली है, यह नोबेल प्राइज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगर आप महत्वपूर्ण योगदान करते हैं तो आपको प्राप्त होता है। तो मोहम्मद यूनुस ने अर्थशास्त्र में इनका एक विशेष योगदान है। आपको मैंने बताया कि गरीबों के बैंकर इनको कहा जाता है, तो इसके योगदान को देखते हुए नोबेल प्राइज इनको 2006 में मिला था। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। 8 अगस्त को शपथ दिलाए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, वहां के राष्ट्रपति हैं, और तौहीद हुसैन विदेश मंत्री है। बहुत कम समय में वहां पे जो भी कैबिनेट होता है उसको फॉर्म कर दिया गया और अभी बात आ रही है कि 3 महीने के अंदर में वहां चुनाव कराया जाए। अब बात ये पूरी कहानी रहे। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं जो मिसिंग है। 21 जुलाई को वहां की सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आंदोलन जो हो रहे थे उसके कारणों को कि 30% जो स्वतंत्रता सेनानी कि जो परिजन हैं उनको आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, उस 30% ये जो पूरा जो मामला था इसको उसने खत्म कर दिया 21 जुलाई को। और आंदोलन जुलाई में ही स्टार्ट हुए थे, इससे पहले स्टार्ट हुए थे और यही आंदोलन हो रहा था कि हमें ये आरक्षण की व्यवस्थाएं समाप्त करनी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आंदोलन तो 21 जुलाई को ही समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब 5% केवल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिजनों को आरक्षण मिलेगा नौकरियों में, केवल और केवल 5%, और 2% उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक और दिव्यांगों को मिलेगा। अगर हम इसको घटा दें तो 93% सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनारक्षित सीट रहेगा, इस पर योग्यता से भरी जाएगी सीटें। विद्यार्थियों का केवल यही आंदोलन का मुख्य कारण था कि योग्यता को दरकिनार करके आरक्षण के माध्यम से जो अवामी लीग है, ये जो पार्टी शेख हसीना की है अवामी लीग पार्टी, उसके जो खास लोग हैं उसको भरा जा रहा है और नौकरियां दी जा रही है, योग्यता को दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था। ये आपको क्या लगता है कि विद्यार्थियों के समूह ने पूरे देश की शासन व्यवस्था को बगडोर हाथ में ले ले, और अगर न्यायपालिका अगर न्याय देती है, जो आपकी मांग है वो आ जाने के बाद फिर भी आप आंदोलन करते हैं और अब ये मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा देना है, हमें न्याय चाहिए, ये क्या चल रहा है और इसका क्या परिणाम होगा, आप ये सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बांग्लादेश पर इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। तो देखें, अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर रहती है, बार बार वहां सत्ता परिवर्तन होता है। आपको पता है हमारे देश में जब बीजेपी को अच्छा सीट नहीं मिला 2024 के आम चुनाव में, जनरल इलेक्शन में, तो हमारा शेयर मार्केट नीचे गिर गया, बहुत तेजी से नीचे गिरा और 30 लाख करोड़ का घाटा लग गया, माने मार्केट नीचे आ गया, कहा गया कि मार्केट क्रैश कर गया। तो राजनीतिक जो स्थिरता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी देश के ग्रोथ के लिए। अगर हम किसी देश में बार बार सैनिक शासन लागू कर दें, वहां की जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन कर दे, तो ऐसे अगर स्थिति होता रहा तो उसमें एफडीआई की कमी हो जाती है और देश की जो व्यवस्थाएं होती है वो ठीक से नहीं चल पाता। समय समय पे जो सरकार अच्छा कदम उठाती है जो कि वेलफेयर में हो सकता है, वह काम भी नई जो सरकार बनती है अच्छा काम भी ठंडावस्था में डाल दिया जाता है। तो निश्चित ही इसका परिणाम तो बुरा होगा। आप बर्मा का देख लीजिए, जो कोविड के समय वहां पे सैनिक शासन लागू हो गया। तो ऐसे जो आप देश देख रहे हैं, इसकी जो राजनीतिक स्थिरता है या उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से है, बहुत अच्छा और बहुत बेहतर नहीं है। बांग्लादेश इसमें बहुत अच्छा था फिलहाल, पर आने वाले दिन में इसका क्या होगा अब किसी को नहीं पता है। पर निश्चित ही जिस देश की जो राष्ट्रपिता हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए और वहां के लोग अगर इस प्रकार से व्यवहार करें, तो आप सोचे कि वहां पे राष्ट्रवाद का क्या स्थिति है। राष्ट्रवाद जिस देश में नहीं होगी उस देश को बांधना कितना मुश्किल है। हालांकि वहां के जो
अच्छे प्रोफेसर और विद्यार्थीगण हैं, उन्होंने कहा है कि ये गलतियां हमसे हुई हैं, उसके लिए वो बड़ा अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पर ठीक है, वो तो बाद में संज्ञान लिया गया, पर उस समय आम जनता में निश्चित ही इस चीज को देखकर ये लगता है कि राष्ट्रवाद की भावना तो एकदम नहीं है, इसका प्रभाव बहुत बुरा है। बांग्लादेश को ये जरूरी है कि वो राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाए, और ये बहुत जरूरी है भविष्य के लिए कि वो राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाकर और एक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करे। आपको पता है, हमारे देश में राष्ट्रवादी विचार की कमी होने की वजह से हमारे यहां ब्रिटिश 200 साल तक यहां पे शासन करते रहे। अगर हमारे पास राष्ट्रवादी विचारधारा होती और राष्ट्रवाद से हम लोकप्रोत होते तो अंग्रेज इतना दिन टिक नहीं पाते। तो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है। बांग्लादेश की स्थिति को देखकर यही लगता है कि वहां राष्ट्रवाद के पाठ पढ़ाने की सभी विद्यार्थियों को जरूरत है। और अगर हम बात करें रिलेशन की, तो भारत में शेख हसीना जी अभी आ गई हैं और बहुत दिन से, मैंने 5 अगस्त से यहीं पे हैं। शुरू में पहले न्यूज में आया कि ये चली जाएंगी इंग्लैंड या कहीं दूसरे देश चली जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे देश में अभी रुक गए। तो इनसे, जो विदेश मंत्री है तौहीद हुसैन से पूछा गया है कि अगर वो लंबे समय तक यहीं रुकती है तो बांग्लादेश और भारत का विदेश नीति किस प्रकार रुख लेगा। तो हुसैन का कहना है कि किसी व्यक्ति के रह जाने से और चले जाने से इससे क्या प्रभाव पड़ता है। द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं वो दो देशों के बीच बनाए जाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, इसलिए वो ऐसा बात कह रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान होता तो वो कुछ भी बोल सकते थे। मुझे तो लगता है वो कहते कि वहां से मैं पाकिस्तान को धमकी देता हूं कि वहां से उनको वापस कर दे या हमें सौंप दे, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। लेकिन वो भारत से ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत से हम संबंध बिगाड़ते हैं तो दक्षिण एशिया में उनके लिए स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और हमारे देश के लिए भी यह बहुत जरूरी है। हमारा अभी भारत की जो पड़ोसी देशों के साथ देखा जाए, चाहे मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अब बांग्लादेश भी आ गया है, तो इस सभी देशों की अगर बात किया जाए तो स्थिति, हमारा रिलेशन पहले से अभी वर्तमान समय में स्थितियां खराब हुई है। और किसी भी देश को सरवाइव करना है, उसको ग्रोथ चाहिए, तो आसपास के लोग ठीक होने चाहिए। आप इसको अपने ही एग्जाम्पल से समझें, आप जहां रहते हैं आसपास के लोग अगर अच्छे हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर सब खराब हैं, सब अविकसित हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये जरूरी है ना। तो इसी कड़ी में हमें आगे बढ़ना चाहिए और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। आप अपना क्या विचार रखते हैं कि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो कैसा होगा, इस पे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।